तो आप समझते हैं कि प्रबंध होता क्या है। देखिए, अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, एकदम से समझेंगे इसको आराम से। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सोची समझी प्रक्रिया को अपनाना। किसको प्राप्ति करना है? उद्देश्यों को। कुछ उद्देश्य हैं जिनको आपको प्राप्त करना है, और ऐसा नहीं है कि आप काम किए जा रहे हो, बस होता जा रहा है और अपने आप ही पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सोचते हो कि किस तरीके से उद्देश्यों को सबसे कम लागत पर सबसे अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। तो पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम लागत पर। सबसे कम लागत को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एफिशिएंटली। क्या बोलते हैं? एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम कराना है और आपके पास पैसे बहुत सारे, तो हमने बहुत सारे पैसे खर्च करके वो काम करा दिया। अरे, उसको कम से कम पैसे में किया जा सके, तब हम बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट एफिशिएंट था। ठीक, तो इसकी बात है। आपकी किताब में ही एक उदाहरण दे रखा था, एक कहानी दे रखी थी, मुझे नहीं पता थी, किताब में ही पढ़ करके मुझे पता चली थी। स्मिता राय जी की कहानी है। ये अपने दक्षिण सिक्किम में एक नामची नाम का जिला है, वहां की रहने वाली थी, जिनको मोमबत्तियां बनाने का बड़ा शौक था। और उन्होंने लगा कि उनके यहाँ पर जो आसपास महिलाएं रह रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, बेरोजगार हैं बहुत सारी, और अपने पैरों पर खड़ी नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने इसी जो उनका इंटरेस्ट है उसको व्यवसाय में बदल दिया जाए। तो फिर वो जाकर के मिलती हैं NADFI में, एक मैनेजर होते हैं। NADFI हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है नाम में, लेकिन यहाँ पर आई स्मॉल लिख देते हैं, उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो उनके मैनेजर साहब के पास जाती हैं, वो उनको कुछ कुछ गाइड करते हैं, और फिर ये वो महिला है जिन्होंने अपने एक इंटरेस्ट से इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, और उस बिजनेस में काम करने वाले सारे के सारे लोग महिलाएं हैं। तो एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस समाज में महिलाओं को इतना पीछे दबा करके रखा जाता है, वहां पर भी एक महिला ने ही बाकी सारी महिलाओं को काम दिया, और अपने इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उस काम के साथ साथ उनको प्रबंधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी कि प्रबंध कैसे किया जाए, ये भी उन्होंने सीखा। तो ये इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा, किताब में पढ़िएगा। वापस आ जाते हैं, हम लोग प्रबंध की बात कर रहे थे। प्रबंध में हम लोगों ने क्या बात की थी कि देखो, परिवर्तनशील एनवायरनमेंट होता है। जो भी आपका आसपास का बाहर का एनवायरनमेंट है ना, किसके बाहर का? कमरे के बाहर की बात हो रही है क्या? कमरे के बाहर की बात नहीं। आपकी जो कंपनी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं वीडियोस बना रहा हूं मान लीजिए, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला बना रहा हूं। तो पहले तो मेरे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि बाहर के लोग किस किस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, उनके काम में कौन कौन सी कमियां हैं, मैं वो वाला काम उनसे अच्छी तरह से कम पैसों में कैसे कर लूं, है ना। तो यही सारी चीजें सोचना होता है प्रबंधन। आप समझ रहे हैं? कोई फैक्ट्री है, उसका दूसरा कॉम्पिटिटर है, तो देखो कॉम्पिटिटर भी कुछ कर सकता है। तो एक कंपनी के लिए जो बाहर की कंपनी है, वो क्या हो गया? बाहर का एनवायरनमेंट हो गया, बाहर का पर्यावरण हो गया। पर्यावरण मतलब ये नहीं है कि जो अपना वास्तविक पर्यावरण है, कंपनीज के केस में पर्यावरण। दूसरा क्या हो सकता है? किसी देश की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई है, हो सकता है आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाए, देश में रिसेशन आने लगे, मंदी आने लगे, तो भी नुकसान हो सकता है। देश ने आर्थिक योजनाओं में परिवर्तन कर दिया, हो सकता है किसी सेक्टर को बहुत फायदा दे दिया और आपने उसी सेक्टर में, तो आपको भी वो फायदा लेना चाहिए, है ना। ऐसा कई बार करती है। हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई नई पॉलिसी आई हो, तो आपको उसका भी फायदा लेना चाहिए। तो जो भी आपके आसपास पर्यावरण है, वो तो निरंतर बदल रहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, हमेशा ही बदल रहा है। कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, बाकी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल मार्केट, कभी कभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या होता है, ऐसे नियम आ जाते हैं कि आपको अपने देश में वो पूरा एनवायरनमेंट खोलना पड़ जाता है, तो बाहर की कंपनीज भी आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो उस हिसाब से उन सारी परिस्थितियों में क्या करना है आपको? सीमित संसाधनों के पास, हर एक के पास जो संसाधन है वो सीमित है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उन लोगों को इकोनॉमिक्स के थोड़े वीडियोस देखने चाहिए, तो उनको समझ में आ जाएगा कि सारे लोगों के पास ही संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती हैं। का कुशलतापूर्वक का मतलब है कि जो सीमित संसाधन है उनमें हम कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा चीजें बना पाए, इसको हम बोलेंगे कुशलतापूर्वक। उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को, तो उद्देश्य जो है वो संगठन ने पहले से कुछ अपने डिफाइन कर रखे हैं कि हमें ये चीज इतनी बनानी है, या हमें ये काम करना है। मान लीजिए हमें पूरे देश में टावर्स लगाने हैं, या फिर ये वाली कम्युनिकेशन लाइन बिछानी है। कोई टेलीग्राम कंपनी पुराने टाइम में रही होगी तो उसको टेलीग्राम लाइन बिछानी है। मेरा काम हो सकता है मुझे इतने नंबर ऑफ वीडियोस है, इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, नोट्स भी देने हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो सारे लोगों के किसी भी तरह का संगठन हो, सिर्फ कंपनी होना जरूरी नहीं है, एक विद्यालय हो सकता है, किसी भी तरह के संगठन में आपको प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और उस तरह के संगठन की क्या होती है? एक उद्देश्य होता है। तो संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ, दूसरों के माध्यम से, उनके साथ मिलकर के, उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया,
ये है प्रबंधन, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती है, बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें बोला जाता है कि इन व्यक्ति ने इसकी क्या परिभाषा दी थी, तो हमें परिभाषाएं रटनी पड़ जाती हैं। वो रटना नहीं चाहिए, वो समझने की जरूरत होनी चाहिए और वही पूछा जाना चाहिए। आपको प्रबंध क्या होता है वो समझ में आ जाए। किसी इंसान ने प्रबंध को कैसे डिफाइन किया था एग्जैक्टली वो क्यों पूछा जाता है आई डोंट नो, बट कभी कभी पूछा जाता है। थैंकफुली अब इस तरह की जो दिशा है हमारे पूरे राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो इस तरफ है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो आप समझ जाइए कि ये सारे वर्ड्स है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है। परिवर्तनशील एनवायरनमेंट है, सीमित संसाधन है, कुशलतापूर्वक काम करना है, लोगों के साथ मिलकर के काम करना है, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करना है, बस यही सब प्रबंधन है। ठीक, इतना आसानी से समझ में आ गया। अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने किसकी बात की है, संगठन के उद्देश्यों की बात की है। किसकी बात की है, संगठन के उद्देश्यों। पर्सनल लेवल पर तो टाइम मैनेजमेंट मैं कर रहा था, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन हमें प्रबंध करना है लोगों को, समझ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स को करना है। साथ में लोगों के साथ साथ बहुत सारी तरह की मशीन्स हैं, पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को आपको मैनेज करना है, कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज बाद में, कौन सी चीज कब स्टार्ट करनी है। तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, चीजें बड़ी होने लग जाती है, तब प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि उन लोगों के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखना यही प्रबंधन है। इसी तरह से परिभाषा दी जाती है कि एक ऐसा माहौल बना दो जिसमें चीजें बहुत सुचारू रूप से चलती रहें, बहुत अच्छे से, और उस माहौल को बना करके रखना, बना रहे माहौल, ये सुनिश्चित करना प्रबंध कहलाता है। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब लोग समूह में काम कर रहे हो, जब समूह आ जाएगा तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। और लोग समूह में काम कर रहे हैं लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के सब लोग अपना अपना पढ़ रहे हैं, तो प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। कब है, जब समान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो, सारे लोगों को एक ही आउटकम चाहिए। हो सकता है उस आउटकम के लिए मेरा थोड़ा सा काम हो, जैसे हम लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं, मेरा काम क्या है, पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च करना, कंटेंट रिसर्च करना। वीडियो एडिटिंग मैं नहीं करता हूं, तो वीडियो एडिटिंग का काम कोई और कर रहा है। ऐसे ही स्टोरी बोर्डिंग का कोई और कर सकता है, नोट्स के लिए कोई और काम कर सकता है ना। अभी तो बहुत सारा काम मुझे खुद को करना पड़ता है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि बहुत सारा अलग अलग तरह का काम अलग अलग लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियो एडिटिंग कर रहा है उसका उद्देश्य सिर्फ वीडियो एडिटिंग करना नहीं है, उसका उद्देश्य फाइनल वीडियो निकालना जिससे आप लोगों की मदद हो सके, तो वो काम मेरा भी है। तो सारे लोगों का उद्देश्य सेम है, तब हम इसकी बात करते हैं। तब किसकी बात करते हैं, प्रबंध की बात करते हैं। और उद्देश्य जो है ना किसका, प्रबंधन का। देखो प्रबंध की आवश्यकता क्या है, क्यों है, क्यों है, समूह में काम कर रहे हैं और समान उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। और उद्देश्य क्या होता है, कैसा प्रबंध होना चाहिए, तो होना चाहिए कम से कम संसाधनों, यानी कि कुशलता पूर्वक, इसी को हम बोल देते हैं कुशलता पूर्वक या दक्षता पूर्वक या एफिशिएंटली, है ना। और लागत कम हो, तो वो एक ही चीज है, लागत कम हो और समान उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। तो अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर बात ही खत्म हो गई। जैसे हमारे यहाँ कोलकाता मेट्रो बनना स्टार्ट हुई थी, तो एक बहुत ही महान इंसान है, मतलब मैं उनकी बहुत ही बड़ा फैन हूँ, इंजीनियर श्रीधरन साहब, जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो दिल्ली मेट्रो में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे काम किए। उनके ऊपर तो ऐसा लगता है कि 3-4 वीडियोस बना दूं कभी कभी। तो उन्होंने जो कोलकाता मेट्रो है वो बहुत देर में बना था और बहुत इनएफिशिएंटली काम हुआ था। इनएफिशिएंटली क्यों बोल रहे, क्योंकि बंद तो गया था ना, उद्देश्य प्राप्त हो गया था। तो इफेक्टिव बोल दिया जाता है कि हाँ आपने काम पूरा कर लिया। देखो प्रभावी ढंग यानी कि इफेक्टिवली तब बोला जाता है जब आपने काम पूरा कर लिया, जो अंतिम परिणाम है वो आपको मिल गया, तो बोलेंगे कि हाँ इफेक्टिव तो है। आप वो कर ही नहीं पाए तो इफेक्टिव भी नहीं रहा। इफेक्टिव तो था लेकिन बहुत ही इनएफिशिएंट था। जब कोलकाता मेट्रो में पहले स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इंडिया की जो मेट्रो बनी थी वो कोलकाता में ही बनी थी, ठीक। लेकिन कोलकाता मेट्रो में इतना ज्यादा, कुछ 14 साल ज्यादा टाइम लग गया था शायद, या 12 गुना बजट हो गया था, ऐसा कुछ था। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन हाँ 12 से 14 गुना के आसपास लागत और समय बढ़ गया था। तो हुआ यह था कि इतना गंदा अनुभव रहा पूरे देश का कि हम मेट्रो तो बनाएंगे नहीं। लेकिन जब इंजीनियर श्रीधरन साहब ने दिल्ली में काम करके दिखाया तो समय से पहले और बजट के अंदर कर दिया था। और जापान की एक एजेंसी थी, जाइका बोलते हैं, कभी कभी आपको बताऊंगा, जापान इंटरनेशनल एजेंसी, हाँ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये नाम है इसका। तो ये और देशों को चंदा देती है, लोन देती है, इंडिया को दिया था। तो इन्होंने कुछ टारगेट्स रखे थे एक पुल बनाने का और बहुत ही सही टाइम से इन्होंने पूरा कर लिया था। तो श्रीधर साहब ने दिल्ली मेट्रो बहुत ही अच्छी तरह से काम किया, काम भी किया, इफेक्टिव भी रहा और साथ में बहुत कम संसाधनों में कर लिया, तो एफिशिएंट भी किया। मुझे लगता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो इतने महान इंसान है, बहुत सारे काम किए हैं। कभी कभी उनके बारे में और चीजें बताऊंगा। तो होता क्या है कि दक्षता पूर्वक कब बोला गया,
जब इंजीनियर श्रीधरन साहब जैसे लोग आ गए जिन्होंने क्या किया, बहुत कम कीमत में काम कर दिया, टाइम के अंदर कर दिया, समझ रहे हैं। और कोलकाता मेट्रो भी बनी, लेकिन कोलकाता मेट्रो जब पुराने पहली बार बनी थी तो बहुत इनएफिशिएंटली बनी थी। तो दक्षतापूर्वक काम कब बोलते हैं, जब आपने न्यूनतम लागत पर काम कर लिया हो, है ना। लागत लाभ विश्लेषण की यहां पर आवश्यकता पड़ती है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आप कितनी लागत लगा रहे हो और आपको कितना फायदा होगा। तो क्या बोलते हैं, लागत यानी कि कॉस्ट, लाभ मतलब बेनिफिट, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात होती है। ऐसे आप ये समझिए। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, प्रबंध को ही तीन तरह से तोड़ दिया है कि इसमें एक चीज प्रक्रिया का हो जाती है, एक प्रभावी ढंग से हो जाता है और एक दक्षतापूर्वक हो जाता है। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया मतलब आप कोई भी काम करोगे ना तो उसको मैनेज करने के बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होती है, आप सबसे पहले प्लान करते हो। अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो आप काम क्या करोगे। एक प्लानिंग तो होती, हो सकता है कि भाई प्लानिंग बहुत ही ज्यादा फॉर्मल ना हो। फॉर्मल मतलब समझ रहे हैं, आपने लिखत पढ़त में नहीं किया, आपने दिमाग में सोच लिया यार पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। आप पढ़ाई करने के टाइम पर भी ये सोचते हो, बैठ जाते हो सोचते हो कि नहीं पहले ये वाला पढ़ लेते हैं फिर ये वाला काम कर लेंगे, है ना। तो वो होती है प्लानिंग। प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं नियोजन। नियोजन के बाद से अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मेनली ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, एक संगठन में किस तरह से प्रबंध हो रहा होता है। तो वहां पर संगठन का मतलब यहाँ पर कि आपको चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी। ऑर्गेनाइज समझते हैं, सारी चीजों को व्यवस्थित करके सोचना रखना पड़ेगा कि ये चीज यहाँ पर हो गई, ये चीज ऐसे हो गई, एक चीज ऐसी हो गई। ऑर्गेनाइज करना मतलब एक चीज होता है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, और एक है आपने सारी चीजों को एकदम ढंग से रख लिया जिससे कि आप उसको जरूरत पड़ते ही यूज कर पाओ। तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज करना या फिर संगठित कर पाना। तो वो भी एक प्रक्रिया हो गई। फिर नियुक्तिकरण, आपको स्टाफ में लोगों की जरूरत है तो आप उसको बोलते हैं स्टाफिंग, लोगों को नियुक्त करना, वो हो जाएगा आपका नियुक्तिकरण। फिर निर्देशन, निर्देशन मतलब डायरेक्शन देना, आपने लोगों को नियुक्त कर लिया, अब आपको बताना है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको ये करना है, इसको बोल देते हैं निर्देशन। और निर्देशन देने वाले को बोलते हैं क्या, डायरेक्टर, जो डायरेक्ट कर रहा होता है, जो दिशा दे रहा होता है। और एक होता है नियंत्रण, कि आपने दिशा दे रही है लेकिन उसके बाद से कोई इंसान है जो दूसरे के काम में टांग अड़ा रहा है या फिर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आप उनको नियंत्रित भी करते हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, कंट्रोल करना, ठीक है। रेगुलेट करना भी कभी कभी बोलते हैं। तो ये सारे प्रबंध करने में उस प्रक्रिया के हिस्से हैं, चरण हैं अलग अलग। तो ये हो जाएगी प्रक्रिया। फिर प्रभावी ढंग का मतलब क्या था कि काम पूरा कर लिया वही प्रभावी है, समझ रहे हो। और दक्षता का मतलब कम से कम लागत पर। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने टाटा जी की बात की थी इस वीडियो में, तो यहां से हम लोग इस चैप्टर को जल्दी जल्दी खटाखट निपटाते चले आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक इस तरह का टॉपिक है ना जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरेटिकल समझ लोगे लेकिन उसको धीरे धीरे जब तक आप लोग रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके नहीं देखोगे ना तो मजा भी नहीं आएगा और सीख भी नहीं पाओगे। और रियल लाइफ में तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सीख लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, काफी हद तक तो नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स में जो डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर नोट्स मिलेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।